ग्योंगरी पुलिस की कार में बैठा होता है और कहता है, जब मैं वहाँ से निकला तो कुछ बहुत ही बुरा हुआ। तो पुलिसमैन कहता है, क्या? ग्योंगरी एक जगह से निकलता है, वो एलिवेटर यूज ही कर पाता है क्योंकि वो खराब होता है। वो जैसे ही नीचे जा रहा होता है, दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, वो उनके बीच में से निकलता है। वो अपनी रूम के बाहर लगी एक बकेट में हाथ डालता है तो वैसे उसकी उंगली में एक कार्ड चुभ जाता है जिसके ऊपर द फूल लिखा होता है। और वो पुलिसमैन को बताता है कि वो कोई ऑर्डिनरी पेपर नहीं था और ना ही कोई नॉर्मल पेपर था। तभी पुलिसमैन कहता है, इस चीज से किसको फर्क पड़ेगा? तभी ग्योंग कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ग्योंग अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि जनरल डिनर नहीं है, ये टीम डिनर है। और अपनी वाइफ से झूठ बोलता है कि मैं अकेला हूँ। और उसकी वाइफ पूछती है, तुम अकेले हो? मुझे कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। वो कहता है कि ये मैनेजर है जो उल्टियाँ कर रहा है। उसी टाइम उस बाथरूम में एक लेडी आती है और ग्योंग अपनी वाइफ को कहता है, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, और कॉल कट कर देता है। वो लेडी कहती है, क्या मैं फिर से मैनेजर बन गई? और वो उसे कहती है, क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करना चाहोगी? ग्योंग कहता है, कुछ गलत हुआ है, मुझे घर जाना होगा। और वो लेडी ग्योंग से कहती है कि तुम्हें पता है ना, अगर एक अकेली औरत मोटेल में रुके तो कितना बेकार होता है। मैं यहाँ आई इसलिए क्योंकि मैं वरिड थी। ग्योंग कहता है, मैं बाद में बहाने बना लूंगा, आज बहुत टफ दिन है। तभी वो लेडी कहती है कि ग्योंग तुम जाओ और मैं तुम्हारी वाइफ से फिर बात करूंगी। ग्योंगरी लंबी सांस लेता है और एक पेन उठा लेता है हाथों में। वो लेडी कहती है, ग्योंगरी मैंने तुमसे कहा है ना कि ऐसा मत किया करो, ये पेन को टिक टिक करना बंद करो। तभी ग्योंगरी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना कि मेरी वाइफ की पर्सनालिटी कैसी है और तुम्हें अच्छा लगेगा हमारे बारे में रूमर्स स्प्रेड हों। वो लेडी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती? तभी ग्योंगरी उस लेडी को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास बस मैं ही हूँ। नेक्स्ट ग्योंगरी एक टैक्सी लेकर उस टैक्सी में बैठ जाता है। ग्योंगियो अपनी वाइफ को कॉल कहता है और मैं गंगनम में हूँ और उस स्टेशन पर हूँ। आज फ्राइडे और मुझे टैक्सी कैसे ही मिलेगी? और वो उससे पूछता है कि मैं सुआना में रुक जाऊं, मैं सुबह जल्दी टैक्सी ले लूंगा क्योंकि इस टाइम टैक्सी स्लो चलती है। और कॉल कट कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर कहता है, तुमने क्या झूठ बोला है? वो बिल्डिंग तो काफी दिनों पहले ही तबाह कर दी गई थी। और वो उससे पूछता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तभी गेंग्यू कहता है कि मैं अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ, इसलिए मैं अपनी वाइफ को बता नहीं सकता ये। टैक्सी ड्राइवर कहता है, मैंने जब तुम्हें देखा तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझे एहसास हुआ कि हम सभी झूठ बोलते हैं। औरतों का तो काम ही होता है इंटरफेयर करना, हम जैसे भी रहे उन्हें चुप रहना चाहिए। तभी एक डिलीवरी बॉय उस टैक्सी ड्राइवर को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता है और वो गुस्से में उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी टैक्सी को इतनी तेज भगाता है और उसके साथ ले जाके बोलता है कि तुम सीधा नहीं चल सकते क्या, बेवकूफ इंसान। गेंग्यू अपना फोन वापस मांगता है जो कि उसने चार्जिंग के लिए दिया होता है। टैक्सी ड्राइवर मना कर देता है कि इस टाइम पे मैं नहीं दे सकता और बहुत अजीब सी बातें करने लगता है कि मैंने एक आदमी को हिट किया था। तभी ग्योंग उसके पर्स में चेक करने लगता है कि ये असली टैक्सी ड्राइवर है कि नहीं। ग्योंग चुपचाप उसका बैग खोल ही रहा होता है कि टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। उस टाइम ग्योंग के हाथ में टैक्सी ड्राइवर का आई कार्ड होता है जिसपे खून लगा होता है और वो नीचे गिर जाता है। ग्योंग कहता है कि मैं अपने जूते उतार रहा हूँ और वो उसके बैग में दोबारा चेक करने लगता है, पर ड्राइवर उसे देख लेता है और कहता है कि ये मेरा पर्स है, इसमें मेरी फोटो अपडेटेड नहीं है और तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी को मारा है और उसकी कार चुरा के ये आया हूँ? ऐसे केस में मैं कार को बेच देता और यहाँ से भाग जाता, पागल। तभी उस टैक्सी ड्राइवर को एक कॉल आता है और पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ हो? वो कहता है कि मैं बस आने ही वाला हूँ और मैं अपना काम खत्म करके जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। ग्योंग डरते हुए पूछता है कि ये सही रास्ता है? टैक्सी ड्राइवर बोलता है, हाँ मुझे दूसरी साइड जाना है, चलो जल्दी चलते हैं। ग्योंग कहता है, मुझे जल्दी जाना है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम्हारी बीवी सो चुकी होगी, रिलैक्स करो। तभी टैक्सी ड्राइवर एक बहुत सुनसान जगह पर अपनी टैक्सी रोकता है और फोन करते करते थोड़ा फ्रेश होने लगता है और कहता है कि मैंने उसे रोक कर रखा है, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? और वहाँ जितना भी खून था मैंने सब साफ कर दिया है और उसकी किडनी और लीवर दोनों फ्रेश है, चलो इसे खरीद लें और वो बहुत बड़ा है, मुझे अच्छा पैसा मिलना चाहिए इसका और अपने समय पर आना, ठीक है? ग्योंग ये सब बातें पीछे से सुन रहा होता है और चुपचाप वहाँ से निकलने का ट्राई करता है, पर वो टैक्सी ड्राइवर उसे देख लेता है भागते हुए और उसे कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो और तुम यहाँ तब आए जब मैं अपना हल्का होना खत्म कर चुका था। ग्योंग कहता है, हाँ मैं तभी आया था। टैक्सी ड्राइवर कहता है, चलो बहुत सर्दी है, अंदर चलते हैं। ग्योंग बहुत डरते हुए टैक्सी में बैठता है और अपना फोन मांगता है और टैक्सी ड्राइवर उसका फोन देखते हुए कहता है, ओह नेटवर्क तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पर ऐसे ही होता है, मुझे सेल्यूलर इक्विपमेंट ढूंढ लेने चाहिए थे पहले ही। ग्योंग पूछता है, यहाँ पर कौन आने वाला है? टैक्सी ड्राइवर कहता है, तुम बड़े क्यूरियस हो रहे हो, क्या तुमने मुझे सुना नहीं था? वो आ रहा है।
जो चीजें खरीदता है और मेरे ट्रांजैक्शन की चीजें भी। जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मेरी इनकम अच्छी होती है। ग्योंग अपना पेन बाहर निकालता है और सीधा उस टैक्सी ड्राइवर के गले में मार देता है, और तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता, और उसे उसकी कार से बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक सेल्फ डिफेंस था, ठीक है, समझे? और टैक्सी को पीछे करता है, तभी वो एक गड्ढे में जाके फंस जाती है और काफी ट्राई करने के बाद भी उसकी कार वापस बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट, दो लोग कार में से उतरते हैं और कहते हैं हमने बस तुमसे फोन पर बात की थी, हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। ग्योंग कहता है कि तुम आ गए दोस्तों, और उनमें से एक आदमी कहता है चीजें कहाँ हैं, और कहता है कार को बाहर निकालने में पहले मेरी मदद करो। वो धक्का लगाकर उसकी कार को बाहर निकाल देते हैं और कहता है कि तुम्हारी चीजें पीछे वाली सीट पर रखी हैं, और पीछे का गेट खोल देता है। और वो दोनों शॉक्ड होते हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर मरा हुआ होता है, और वो कहते हैं उसको कि पीछे का ट्रंक खोलो। इतने में ग्योंग अपनी वाइफ को फोन करता है और उसे बताता है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है तो मैं आज आ नहीं पाऊंगा। तभी वो दोनों डिक्की में देखते हैं कि उसमें एक मरा हुआ हिरन होता है, और वो दोनों कहते हैं ये क्या है, यहाँ पे हिरन को बेचने की बात नहीं थी क्या? दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं पता, और इस आदमी को कुछ पता भी नहीं है अभी तक, और तुम ऐसा बिहेव करना जैसे तुम सब समझ रहे हो। तभी ग्योंग कार से बाहर आता है और उनसे पूछता है क्या तुमने सामान देख लिया? तो उनमें से एक बोलता है कि ये सामान थोड़ा बड़ा है तो हमें ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। ग्योंग मरे हुए हिरन को देखकर उस टैक्सी ड्राइवर की पिछली बातों को याद करना शुरू करता है और रिग्रेट करता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी वो दोनों आदमी कार के पास जाकर कहते हैं क्या हमें रिपोर्ट करनी चाहिए इसके बारे में? तो दूसरा आदमी कहता है कि पहले इसे पकड़ते हैं। तभी उनमें से एक आदमी ग्योंग के पास आता है और कहता है हमें इसे उठाने में मदद कर दो। ग्योंग कहता है तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? तो वो कहता है हाँ, किसी को तो करना ही पड़ेगा ना, और वो उसे उठाने में मदद करने लगता है। तभी ग्योंग उससे पूछता है तुम किस चीज के लिए काम करते हो? तो वो कहता है कुछ खास नहीं। उसको कहता है कि उसकी अपर बॉडी को कवर करो और अपनी बॉडी को बचाओ जिससे खून न लगे, और वो ग्योंग को ऊपर कार में चढ़ने को कहता है। ग्योंग वापस से बाहर आता है और उस हिरन को ठीक करने लगता है। तभी दूसरा आदमी आकर ग्योंग की गर्दन पकड़ लेता है और ग्योंग अपनी उंगलियां उस आदमी की आंखों में दे देता है, और ग्योंग वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है। वो दोनों ग्योंग को ढूंढने के लिए आगे भागते हैं और कहते हैं ये कहाँ गया, और जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं हमारे सामने आ जाओ नहीं तो हम पुलिस को अभी बुला देंगे। तभी ग्योंग पीछे से एक बहुत मोटा लकड़ा लेकर आता है और उन दोनों को तब तक पीटता है जब तक वो दोनों अधमरे ना हो जाते, और वो उन दोनों को तब तक मारता है जब तक वो अधमरे हो गए थे, और वहाँ से फटाफट भाग जाता है। नेक्स्ट, ग्योंग उस टैक्सी पर बहुत सारा पेट्रोल फैलाता है और वो टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर दोनों को जला देता है, और वो दोबारा से अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फोटो भेजी ना, तुम्हें अभी भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं कि मैं कहाँ हूँ। और उसकी बीवी कहती है कि तुम अपना GPS खुले छोड़ो, मैं तुम्हें वहाँ पर दिखती रहूंगी तुम कहाँ पर हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। तभी ग्योंग ऐसे एक्ट करता है जैसे वहाँ पर नेटवर्क ना आ रहे हो। तभी ग्योंग रोड वाली साइड आ जाता है और वहाँ पर उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ग्योंग बोलता है क्या वो मैं ही हूँ जिससे तुम्हें बात करनी है? मैंने कोई रिपोर्ट तो नहीं की। तभी पुलिस वाला कहता है कि तुम 513 रूम नंबर में रुके हुए थे ना? ग्योंग कहता है हाँ, पर इससे मेरा क्या लेना देना? पुलिसमैन कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, चलो मेरे साथ। नेक्स्ट हम लोग 513 रूम नंबर में देखते हैं कि वहाँ पे फॉरेंसिक ऑफिसर्स एक डेड बॉडी की फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं जो कि ग्योंग की गर्लफ्रेंड की होती है। तभी पुलिस वाला कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि ली जूही और तुम होटल में गए उसके बाद क्या हुआ? ग्योंग कहता है कि 1 घंटे बाद उसने मुझसे बात की थी और मुझे लगा कि दरवाजे पे कोई आया है। पुलिसमैन कहता है कि चीजें बनाओ मत, साफ साफ बताओ। वहाँ बाहर वाला कोई भी नहीं आया था। तभी ग्योंग कहता है सेल्फ डिफेंस था, और याद करता है कि जैसे ही वो अपने होटल रूम से निकल रहा होता है उसकी GF उसे ट्रिक से रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसने उसकी वाइफ को कॉल कर दिया है और वो उससे बात कर रही है। तभी वो उसकी गर्दन पर अपना पेन जोर जोर से मार देता है और वो मर जाती है। और वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि वो कह रही थी कि वो मेरी वाइफ को सब कुछ बता देगी। हाँ, और वो टैक्सी वाला मुझे लगा वो मुझे मार देगा और मेरे ऑर्गन्स बेच देगा। आप समझो ना, मैं अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब चीजें कर रहा था। दुनिया में जीना मुश्किल है। तभी पुलिस वाला कहता है हाँ, ये सब चीजें तुम पुलिस स्टेशन में कहना। और ग्योंग फिर से वही हरकत करने लगता है, अपने पेन को टिक टिक बजाना। उसके बाद पुलिस की कार थोड़ा सा टगमगाते हुए दिखती है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ग्योंग वहाँ से भाग जाता है और अपनी वाइफ से फिर से बात कर रहा होता है और कहता है कि आज इतना डिफिकल्ट डे क्यों है, मैं आज मरते मरते बचा हूँ।
ग्योंग की वाइफ कहती है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना, मैंने मैनेजर से बात की थी, आज कोई कंपनी डिनर नहीं था। ग्योंग कहता है उसने ऐसा कहा, हम लोग अकेले गए थे। उसकी वाइफ कहती है आज तुमने बहुत झूठ बोल लिया, सीधा घर आओ। और बताती है कि बोराम ने आज स्कूल में किसी से लड़ाई की और वो काफी अपसेट है और अपने फादर का वेट कर रही है। तभी अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि आज पापा को ऑफ मिलने में ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटा, और पूछता है कि आज तुमने लड़ाई की। बोराम कहती है कि हम लड़ाई नहीं थे, वो बस टीचर ने मिस इंटरप्रेटेड कर दिया था। ग्योंग कहता है तुम पापा से झूठ बोल रही हो ना। तभी वो कहते हैं कि उसने मुझे पहले मारा था। ग्योंग कहता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्या सिखाया है। उसकी बेटी बोलती है कि तुम्हें जो मारे उसे और मारो, गुड जॉब बेटा, मैं जल्दी हराऊंगा, और कॉल कट कर देता है। उसके बाद ग्योंग वहाँ के पास के लॉकर में उस कार्ड को और उस पेन को रखकर चला जाता है।